I welcome you all to the panel discussion on glaucoma. First of all, I would request the honorable panelists to take their chairs on the stage. Professor Syed Imtiaz Ali. Sir. Dr. Mahmood Ali. Dr. Aisha Shakil. And Dr. Sadia Farooq. So, we'll be discussing certain things regarding the day-to-day issues. आप खोल दें दरवाजे को जी, खोल दीजिएगा. Regarding the day-to-day issues that we feel regarding different scenarios in glaucoma. हमारे जो panelists हैं, they are all experts, and I'm sure that the take-home message would be कि जहाँ पर हम फंस रहे हैं, वहाँ पे हमारे लिए बेहतर ऑप्शन क्या है. और जो scenarios हैं ज़्यादातर वो जो प्रैक्टिकल इश्यूज हम फेस कर रहे हैं उनसे रिलेटेड हैं. सो द फर्स्ट सिनेरियो इज़, अच्छा ये ज़्यादातर सिनेरियोज जो हैं आप सारे आई एम श्योर बहुत बेहतर हैं, मेरे से तो बहुत बेहतर हैं ग्लोकोमा में. ये सारे सिनेरियोज जो हैं ये एक्चुअली मैं फेस करता हूँ अभी भी. जब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अपने आप को बहुत अच्छा ग्लोकोमा सर्जन मानता हूँ विद इन माई सेल्फ, लेकिन इशू ये है दैट माई ब्लेब फ्लैटन्स आफ्टर अ फ्यू मंथ्स. अब इसमें सिर्फ मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड इसमें बता दूं कि मैंने इसमें जो हम सुराख करते हैं उसमें मैंने उसके लिए ट्रबैकुलेटमी पंच भी लिया, बाकी चीज़ें भी की, मैंने उसको बड़ा करना शुरू कर दिया, अगले दिन हाइपोटनी हो गई, जो कुछ भी मैंने कर लिया, बट अल्टीमेटली माई ब्लेब फ्लैटन्स. सो आई वुड रिक्वेस्ट डॉक्टर महमूद अली टू पुट सम लाइट ऑन इट कि इस सिनेरियो में हम क्या करें. जी प्लीज़ प्लीज़, आपकी है ज़रा एक प्रेजेंटेशन इस पे चला देंगे. आज ही के साथ भी हो सकता है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स दैट वी आर डीलिंग विद आर ऑलरेडी यूजिंग एंटी ग्लोकोमा मेडिसिन फॉर पास्ट मैनी ईयर्स यूजुअली. सो ऑलरेडी रिस्क फैक्टर्स आर प्रेजेंट in most of the patients, and in addition to this we know there are some high risk cases for trabeculectomy in which the bleb is can fail. So if we describe the original जो description थी trabeculectomy की 1968 में जो स्टार्ट की गई थी कैन्स ने, उसमें ब्लेब का जिक्र नहीं था. तो इनिशियली यही था कि ट्रेबिकुलर मेशवर्क का हम कुछ पीस काट दें और उससे क्या होगा कि फ्लो बाईपास हो जाएगा और कनाल ऑफ स्लेम में एंटर हो जाएगा और उससे जो है वो फ्लूइड आपका ज़्यादा ड्रेन होगा एक्वस. बट लेटर ऑन ये देखा कि जिन केसेस में ट्रेबिकुलेक्टमी सक्सेसफुल ज़्यादा थी उनमें ब्लेब जो था वो अच्छा था, और अब जो है ब्लेब को एम किया जाता है कि वो अच्छा फॉर्म हो. द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल ब्लेब, देयर आर 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल ब्लेब. इट्स हाइट शुड बी लो, सो इसको एलिवेटेड ज़्यादा नहीं होना चाहिए. इसका एक्सटेंट जो है दैट शुड बी डिफ्यूज, लोकलाइज्ड नहीं होना चाहिए. एंड फ्लो शुड बी डायरेक्टेड पोस्टीरियरली, और मॉर्फोलॉजी इसकी इस तरह होनी चाहिए कि इसकी उस सरफेस पे फाइन वेस्कुलराइजेशन होनी चाहिए. हमारे रेजिडेंट्स जब केस कभी प्रेजेंट करते हैं उनको थिन सिस्टिक ब्लेब मिले तो वो कहते हैं बड़ा अच्छा ब्लेब इसका काम कर रहा है. एक्चुअली दैट इज़ नॉट एन आइडियल ब्लेब जो थिन एसिस्टिक और एवेस्कुलर ब्लेब होता है. सो इस पे फाइन वेस्कुलराइजेशन होनी चाहिए. अब ये कैसे अचीव की जाए और ब्लेब फ्लैटन ना हो, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि अनडिज़ायरेबल ब्लेब्स की हैं. उसमें अगर वो एंटीरियर फिल्ट्रेशन होगी या ज़्यादा एलिवेटेड ब्लेब होगा तो वो ओवर हैंगिंग ब्लेब हो सकता है, थिन सिस्टिक एवेस्कुलर ब्लेब. इसी तरह टीनोनसिस्ट फॉर्म हो सकती है या बिल्कुल फ्लैट ब्लेब बन सकता है. तो इसको प्रिवेंट करने के लिए कुछ ऐसे सिस्टम्स हैं जो डेवलप हुए हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आफ्टर मैनी ईयर्स ऑफ रिसर्च. और उसमें एक सिस्टम है जो कि डॉक्टर आयशा शकील अक्सर जिक्र भी करती हैं, मूर फील्ड सेफ सर्जरी सिस्टम. और उसमें कुछ ऐसी उन्होंने एडवाइस दी है कि अगर हम उसको फॉलो करें तो उससे ये जो हमने 4 कैरेक्टरिस्टिक्स बताई हैं आइडियल ब्लेब की, उसको अचीव किया जा सकता है. तो द फर्स्ट वन इज़ कि व्हेन यू स्टार्ट द ट्रेबिकुलेक्टमी उसमें आपने उसको सुपीरियर करें ताकि उसका रिस्क का इन्फेक्शन कम हो. अब फ्लैटिंग से बचने के लिए आप फॉर्निक्स बेस्ड फ्लैप एज कम्पेयर टू द लिम्बल बेस्ड फ्लैप वो ज़्यादा एडवाइजेबल है. वाई? बिकॉज जो फॉर्निक्स बेस्ड फ्लैप है उसमें आप ज़्यादा डाइसेक्शन कर सकते हैं पीछे तक, और उसमें स्कार जो होता है वो
नहीं बनेगा। अगर आपका जो लिम्बल बेस्ड फ्लैप होता है उसमें अगर आप बहुत एंटीरियरली उसका लिम्बल बेस्ड फ्लैप डिज़ाइन कर देंगे या फैशन कर देंगे तो उसका स्कार बिल्कुल जो है वो शुरू में बन जाएगा और एक स्कार टिश्यू आपके ब्लैब के साथ साथ बन जाएगा, जिसकी वजह से ओवर द पीरियड पैसेज ऑफ टाइम वो ब्लैब आपका फेल हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने डायसेक्शन उसको जो है वो वाइड एरिया पे करनी है और फिर जो फ्लैप आपने बनाना है वो बहुत छोटा नहीं बनाना, उसको आइडियली 4x4 या 5x4 मिलीमीटर का हो ताकि उस पर अच्छी रेजिस्टेंस मिले और उसके साथ फिर बाद में आप उसके सूचर्स अप्लाई कर सकते हैं, रिलीजेबल सूचर। थर्डली उसकी स्क्लेरोस्टमी 0.5 बहुत ज़्यादा बड़ी उसमें जो विंडो आप ना बनाएं और फिर उसके अलावा जो एप्लीकेशन है आपकी जो 5-फ्लोरोयूरेसिल या माइटोमाइसिन सी की वो बड़ा मैटर करती है कि वो आप किस जगह, सिर्फ आपने अप्लाई नहीं करना, उसका सेफ तरीका यह है कि आप उसको वाइड एरिया पे लगाएं और ज़रा पीछे करके भी लगाएं ताकि उसकी फ्लो पोस्टीरियरली डायरेक्टेड हो। अगर आगे आगे लगाएंगे उससे एक तो ये होगा कि आपका कंजंक्टिवा आगे से हील नहीं करेगा और दूसरा आपका जो टोटल फ्लो होगा वो एंटीरियरली डायरेक्टेड होगा और उसकी वजह से जो है वो फ्लैप जो है वो लीकी भी हो सकता है या एंटीरियर लोकलाइज बन सकता है। और जो फ्लैप आप स्क्लीरल फ्लैप बनाते हैं उसको आप एक्सटेंड ना करें टिल द लिम्बस, उसको थोड़ा सा पीछे रखेंगे, उससे भी फ्लो जो है वो पोस्टीरियरली डायरेक्टेड होगा। तो ये जो है ये कुछ पॉइंट्स हैं और फिर इसके बाद उसके जो आप जब एम करते हैं ब्लैब का एट द एंड ऑफ द सर्जरी, पहले ये होता था कि आप थोड़ा सा उसको शैलोअर साइड पे रखें क्योंकि ओवर द कुछ अरसे के बाद जो है वो जब स्कारिंग होगी तो आपका एसी थोड़ा सा वैसे ही डीप हो जाएगा। लेकिन अब इसके ये वाली जो है थिंकिंग इसको नहीं फॉलो किया जाता। अब ये है कि आप 2 इसके साथ फिक्स सूचर लगाएं और इसके साथ रिलीजेबल सूचर या एडजस्टेबल सूचर्स 1 या 2 लगाएं। अगर आप टारगेट कर रहे हैं 12-13 तो फर्स्ट पोस्ट ऑफ डे पे आप थोड़ा सा उससे ऊपर चले जाएं, बेशक 15, 16, 17 भी है तो डजेंट मैटर, उसको आप फिर ग्रेजुअली आप उसको जो है नीचे ला सकते हैं और टाइट्रेट कर सकते हैं उसका रिलीजेबल सूचर रिलीज करके। ये ज़्यादा सेफ तरीका है बजाय इसके कि हम पहले शैलो करें और बाद में, क्योंकि अगर शैलो हो गया और शुरू में ही आपका जो है वो हाइपोटनी होगी या लीकेज होगी तो बाद में उसको मैनेज करना डिफिकल्ट हो जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच। Thank you very much, sir. I was not expecting such a comprehensive answer, but you have really clarified a lot of doubts. मैं बड़ी मेहनत से ग्लोकोमा को डायग्नोज करता हूँ। डायग्नोज करके मैं बड़ा खुश होता हूँ जब उनको मैं ट्रीटमेंट पे डाल देता हूँ, कई दफ़ा 1 ड्रॉप, कई दफ़ा 2, कई दफ़ा 3। और उसके बाद जब पेशेंट मेरे पास आता है और मैं उसका प्रेशर चेक करता हूँ तो वो बहुत हाई होता है और मैं परेशान हो जाता हूँ तो ये क्यों हुआ। तो कुछ सच्चे पेशेंट मुझे ये बात बताते हैं कि जी बस 2 दिन डाल के हमने दवाई छोड़ दी क्योंकि ये तो कोई अजीब ही दवाई थी, इसने तो जैसे ही हमने डाला इसने हमारी ज़िंदगी अजाब बना दी। तो जो ऑकुलर सरफेस डिसऑर्डर्स हैं, आई वुड रिक्वेस्ट प्रोफेसर इम्तियाज़ टू पुट सम लाइट ऑन दैट सर। Thank you, Shahzad. I think this is one of the topics that is ignored और हम इस पर तवज्जो नहीं देते and we don't look at our who are on glaucoma treatment. When Xalatan was introduced in 1998 probably, तो हमें उसके 2-3 साइड इफ़ेक्ट बताए गए कि बस इससे थोड़ी सी हाइप्रीमिया होती है, थोड़ी सी वाटरिंग होती है एंड दैट्स ऑल। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम वी रियलाइज्ड जब और बहुत सारी ग्लोकोमा ड्रग्स आ गई, ब्राइमोनिडीन आ गई, डोर्जोलोमाइड, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स, तो वी स्टार्टेड टू रियलाइज कि इनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं। नाउ आज हमने जो द वन व्हाट आई एम गोइंग टू डिस्कस इज ओनली ऑकुलर सरफेस डिसऑर्डर्स, लेकिन अब जो नई एक सिंड्रोम आ गया दैट इज़ कॉल्ड पेरी ऑर्बिटोपैथी सिंड्रोम, ठीक है, पेरी ऑर्बिटल सिंड्रोम, जिसमें इतने साइड इफ़ेक्ट्स हैं। वी आर नॉट डिस्कसिंग, वी आर ओनली डिस्कसिंग ऑकुलर सरफेस डिसऑर्डर्स। सो द मोस्ट कॉमनली ड्रग यूज्ड prostaglandin analogs, they give you dry eye, they give you hyperemia. Out of the all 3-4 drugs, I think bimatoprost gives you more hyperemia and more watering. They disrupt the tear film, they disrupt they produce changes in the conjunctiva. So if you come to brimonidine, I think that is the most notorious drops which can produce ocular side effects. You name them and it produces them. Conjunctivitis, conjunctival hyperemia, fibrosis, subconjunctival fibrosis, erosions on the cornea, dry eye, and then if you come to carbonica anhydrase inhibitor, they can give you all kind of conjunctivitis, they can give you itchiness, dry eyes, and then
there are two kinds of side effects that you get with these drugs. You get them because of BAC, that is benzalkonium, which is added as a preservative. So that produces side effects of its own, and the drugs, they produce side effects of their own. जो BAC के side effects हैं, they are horrible. They are subconjunctival fibrosis, apoptosis of the epithelium. It gives you dry eye. And if I give you a figure, you'll be shocked and surprised that up to 60% of the patients using glaucoma drugs regularly, they get ocular surface disorders. What to talk of other syndromes and periorbitopathy syndrome. So these drugs are very toxic, but unfortunately we don't have preservative-free drops in our country up till now because they are very expensive. But we can change the preservative because which is the main cause of the side effects. We can use, instead of benzalkonium, there are 3-4 other preservatives you can use. Sodium perborate is one which is quite safe as compared to this. The incidence of the ocular surface disorders is less because it converts into hydrogen peroxide and water. So it doesn't produce effects like subconjunctival fibrosis and so these are so many side effects that we don't realize. Patient comes to us, and I think we must have some method, and we keep giving them TS Natural, Systane or other drops, and they even have BAC in them. So it is a non-ending story. So I would request you all to look for these ocular surface problems and solve them, even if you don't have these drops which are preservative free. So there are two kinds of, one is because of the preservatives, and second is their direct effects, particularly on conjunctiva. You see a patient who's using brimonidine for a long time, invert the conjunctiva, you will see the follicular conjunctivitis, it is abundant. You can see erosions, you can see this is SPK. So there are so many side effects, so please be careful when you use these drops. Thank you. थैंक यू वेरी मच सर. सर इसमें सिर्फ मेरा एक पॉइंट है कि प्राइस तो अपनी जगह, बट इज देयर एनी अदर फैक्टर के मिनिम्स नहीं आ रहे? प्राइस तो कई लोग हैं जो अफोर्ड भी कर सकते हैं. नहीं, प्राइस तो अफोर्ड कर लेंगे, जैसे आर्टिलैक आजकल लोग यूज कर रहे हैं ना, दे अफोर्ड इट. लेकिन प्रॉब्लम ये ना कि वो यहाँ पे आ नहीं रही है ना दवाई. सर इज दिस अ प्रैक्टिकल सोल्यूशन के जब वो ड्रॉप डाले उसके 2 मिनट के बाद हम आर्टिलैक या मिनिम को डलवा दें कि उसका प्रिजर्वेटिव वॉश आउट हो जाए? Does that help? मेरा कोई, I don't have experience like that. I don't think patients are going to be very comfortable with it. So क्योंकि जब एक बार टच हो गया ना बैक कॉर्निया के ऊपर, that's enough. फिर करेगा. क्योंकि उसकी कितनी कॉन्सेंट्रेशन 0.0004 कितनी कम कॉन्सेंट्रेशन. Thank you, it is sir. lethal to the cornea. सर नियोवैस्कुलर ग्लोकोमा देख के डर लग जाता है और पेशेंट बहुत एगनी में, बहुत पेन में होता है. और हमने अंडर ग्रेजुएट से ही सीखना शुरू किया कि इसकी जो ट्रीटमेंट है आप टिका के इसकी PRP करें. तो वो मैं प्लान करता हूँ PRP, और जब मैं कोशिश करता हूँ तो पता चलता है मुझे फंडस ही नज़र नहीं आ रहा, या उसका प्रेशर इतना ज़्यादा है कि कॉर्नियल एडीमा हो गया, या उसमें सेकेंडरी कैटरैक्ट बिकॉज ऑफ द प्राइमरी डिजीज़ बना हुआ होता है, या विट्रियस हैमरेज होगी. तो आई वुड रिक्वेस्ट डॉक्टर आयशा शकील कि आप बताइए कि अगर ये सिनेरियो हो कि फंडस तो नज़र नहीं आ रहा, PRP तो हो नहीं सकती, अब क्या करें? जी, नियोवैस्कुलर ग्लोकोमा जो है वो काफ़ी चैलेंजिंग ग्लोकोमा होता है फॉर ऑल ऑफ अस टू ट्रीट, और इसकी प्रोग्नोसिस कोई इतनी अच्छी है भी नहीं. सो इसलिए पहली चीज़ तो ये है कि हम अगर इसको प्रिवेंट कर सकें किसी तरह, तो दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. लेकिन अगर वो नहीं हुआ प्रिवेंट और हो गया है नियोवैस्कुलर ग्लोकोमा, तो उसमें जो मोस्ट क्या कहते हैं अच्छी ट्रीटमेंट है उसकी, या मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, वो है पैन रेटिनल फोटोकोगुलेशन. because generally neovascular glaucoma happens because of ischemic insult to the posterior segment of the eye, और उसमें जब जब VEGF रिलीज होता है तो उसकी वजह से एंटीरियर सेगमेंट में यू डेवलप नियोवेस्टराइजेशन. So the most effective treatment is pan-retinal photocoagulation, and like you said that if there is a condition in which we are unable to do it because of certain
factors, then it's actually a challenge. So अगर पहली चीज़ जैसे है कि अगर pressure is high and the patient has developed corneal edema, then what you need to do is to bring the pressure down so that the corneal edema is reduced, and you use medical therapy first. And in medical therapy, it's not a long-term treatment for neovascular glaucoma, but it gives you that window of opportunity to treat the posterior segment. So if it's only corneal edema, then you start with medical therapy or systemic anti-glaucoma medications, whether oral or whether intravenous. And then once the pressure is brought down, the cornea clears, and then you can think of performing a pan-retinal photocoagulation. पहली चीज़. अच्छा, दूसरा आपने कहा कि दूसरा सिनेरियो ये हो सकता है कि उनको कैटरेक्ट डेवलप हुआ है और उसके साथ नियोवैस्कुलर ग्लोकोमा हो गया. तो यस, ऐसे पेशेंट्स में हमें अगेन प्रेशर कंट्रोल करके वी हैव टू रिमूव द कैटरेक्ट एंड वी हैव टू टेल द पेशेंट कि ये फर्स्ट स्टेप इन द मैनेजमेंट ऑफ योर कंडीशन, और इसके बाद वील एक्चुअली डू द ट्रीटमेंट ऑफ योर ग्लोकोमा. And that will be a pan-retinal photocoagulation. Plus, we can also think of giving intravitreal anti-VEGF injections, because जब से anti-VEGFs आए हैं तो काफ़ी एक revolutionize हो गया neovascular glaucoma की management. So pan-retinal photocoagulation के साथ we can think of giving intravitreal anti-VEGF injections. In fact, we give intravitreal anti-VEGF injections, and then साथ साथ आपने pressure manage करके कैटरेक्ट निकाल के, एंड देन यू कैन डू अगेन, यू हैव गॉट दैट विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी जिसमें यू कैन डू पैन रेटिनल फोटोकोगुलेशन. अब जो थर्ड सिनेरियो आप बता रहे हैं, दैट इज़ अ विट्रस हेमरेज. सो दैट इज़ प्रोबेबली एन एडवांस डायबिटिक आई डिजीज़ जिसमें विट्रस हेमरेज हुआ है और साथ में इस्कीमिक इंसल्ट भी है विच हैज़ कॉज द नियोवैस्कुलर ग्लोकोमा. सो इन दैट सिनेरियो वी हैव टू ब्रिंग ऑन बोर्ड द VR कंसल्टेंट्स एज वेल, एंड देन उनके साथ हमें बेसिकली कोलैबोरेट करना होता है, उनके साथ हमें मैनेज करना होता है. उससे पहले हमें एक B स्कैन करके रूल आउट करना होता है कि कोई ट्रैक्शनल डिटैचमेंट टाइप की चीज़ तो नहीं है. एंड देन अ वीक or 10 days before planning a vitrectomy, we give intravitreal anti-VEGFs, and then we go for a vitrectomy after controlling the pressure of the eye with medical management, and then again you get that window of opportunity, and जब vitrectomy कर रहे हैं तो उसमें आप साथ ही endo laser भी कर सकते हैं और treatment कर सकते हैं. Thank you. हमारे पास vitreal retinal सॉरी एक चीज़ और है कि वंस आपने पैन रेटिनल फोटोकोगुलेशन कर दी, आपने अपनी तरफ से नियोवेस्टराइजेशन को हॉल्ट कर लिया, बट glaucoma has to be managed. And in neovascular glaucoma, medical management is just a temporary treatment. So you have to think of a surgical management ultimately. और ultimately जो surgical management हम neovascular glaucoma में यूज़ करते हैं वो glaucoma drainage devices हैं या filtration surgery है. और इसमें it depends on the visual potential of the patient. So if the patient has got better vision, in fact certain studies ने 20/400 vision को एक कट ऑफ रखा है कि अगर उससे बेहतर है तो यू गो फॉर अ ग्लोकोमा ड्रेनेज डिवाइस और अ फिल्ट्रेशन सर्जरी, ट्रेबिकेलेक्टमी, जो कि जिसमें लाइकलीहुड ऑफ फेलिंग ज़्यादा है नियोवैस्कुलर ग्लोकोमा में. बट अगर आपने नियोवेस्टराइजेशन को कंट्रोल कर लिया है बाय डूइंग मल्टीपल सेशंस ऑफ PRP एंड गिविंग एंटी-VEGF, देन ट्रेबिकेलेक्टमी कैन बी एन ऑप्शन एज वेल. लेकिन अगर आपकी विजन अच्छी नहीं है, पेशेंट की प्रोग्नोसिस विजुअल पोटेंशियल नहीं है उसमें, देन यू गो फॉर माइक्रोपल्स साइक्लोडायोड लेजर विच इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इफ द विजन इज़ नॉट गुड. बिल्कुल. सर आप कुछ ऐड करना चाहें? बस आई एम एन ओल्ड टाइमर, तो मेरा एक सवाल है पैनल से कि व्हेन वी वर बीइंग ट्रेन्ड इन इंग्लैंड, तो क्रायोथेरेपी वेरी इजी टू डू वाज अ वेरी इफेक्टिव मेथड. अब आजकल तो डायोड लेजर हर एक के पास नहीं है, तो हैज इट गॉट एनी प्लेस इन दिस सिनेरियो? इसमें विट्रियोरेटिनल सर्जन हमारे पास बैठे हैं. आपके ख्याल में क्रायोथेरेपी इसमें अगर किसी सूरत में कॉर्नियल एडिमा भी नहीं हट रहा और हम नहीं देख सक रहे, वो विंडो पीरियड भी नहीं मिलता, तो वुड क्रायोथेरेपी हेल्प? इट यूज्ड टू बी वेरी इफेक्टिव देन. माइक पे बचा रहे हैं. Actually, you're looking at a painful blind eye, right? You're trying to avoid a painful blind eye rather than painless फिर भी चल जाएगा, क्योंकि आपने बेगस कान भी चूज़ है, उसमें वो चीज़ चल पड़ी है आपकी. So उसमें क्रायो का तो मेरा ख्याल है
करने के वो भी फिर ब्लाइंडली करेंगे ना, क्योंकि अगर विट्रस हेमरेज बढ़ा हुआ है तो रादर देन गोइंग ब्लाइंडली, अगर माइक्रोपल्स आए हुए साइटोफोटोकोagulation या माइक्रोपल्स साइक्लो जो आए हुए हैं उनके साथ आई थिंक गिव्स यू बेटर रिजल्ट्स एज कंपेयर्ड टू माय क्रायो। क्वेश्चन इज कि वहाँ हर जगह डायोड लेजर नहीं है, तो पिंडी में भी 2 या 3 इंस्टीट्यूशन में है, तो ऐसी सूरत में पेरिफेरी में जो लोग हैं कैन दे ट्राई, क्रायो तो अवेलेबल हो जाती है। तो क्रायो भी हर जगह अवेलेबल नहीं वो है। आजकल बड़ी अच्छी, वैसे मैं पूछ रहा हूँ जूनियर्स के लिए कि सो उसके फिर उसकी लोकेशन जो है ना, फिर इसकी लोकेशन आपने किधर लगानी है, आपने साइक्लो क्रायो जो करनी है आपने किसको करना है, आपने एंगल के लेवल पे जाना है, इस्कीमिक पे जाना है, पेरिफेरी पे जाना है, किसको करना है। लेजर तो आप जब करते हैं ये साइक्लो हाँ, डायोड वो तो करते ठीक है। हैं, इसमें ठीक है ना, तो blindly इसको किधर लेके जाना है, 360 डिग्री करना है, इंसाइटिंग एजेंट क्या है उसको उससे कवर करना है ना। तो आई डोंट थिंक सो कि क्रायो इज गोइंग टू बेनिफिट इन दीज सिचुएशंस। थैंक यू मैडम जी। असगर आप One thing I like to add, if you give me this scenario that if a new vascular glaucoma patient comes to me and visual acuity is around 360, 3 by 60 or 4 by 60 or 6 by 60, IOP is about, let's suppose, 38. Let's see. So if patient is diabetic and have done the B scan, and on B scan I just found vitreous hemorrhage. First of all, what should be my line of action is I like to give intravitreal Avastin or anti-VEGF to the patient. Not only intravitreal, I like to give intracameral also. After giving this thing, then I like to tell the patient that you have to put anti-glaucoma medication at the same time for a couple of days. Then I'm going to recheck the intraocular pressure. Not only check the intraocular pressure, I like to see the new vessels on the iris. If new vessels are regressed down after 7 days, then I will like to give the option to the patient go for trabeculectomy first. Because hemorrhage is there, ट्रैबेक्युलेक्टमी इसमें इफेक्टिव होती है? trabeculectomy with MMC or valve surgery. Or as a VR surgeon, I can give to the option and go for pars plana vitrectomy, remove the vitreous hemorrhage, do the endolaser PRP. full, and come out of the eye and put the tamponading agent, either silicone oil, because I like to see the retina as well. Then I like to check the intraocular pressure again, because if I'm going to just keep on putting the patient on medical treatment, these are the patients who are not going to respond to medical treatment. सही बात है। They will remain, this type of glaucoma Would remain. is not, Agreed, it's sir. resistant. Agreed. Resistant type of glaucoma is there, then these patients will not respond to. So the window period is you have to save the eye, visual acuity of the patient. At the same time, you have to decrease the pressure, because ultimately optic atrophy will happen if you just keep the patient on medical ओके treatment. ट्रू सर, थैंक यू। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सिनेरियो, मेरा एक पेशेंट था ग्लोकोमा का, उसकी मैंने ओसीटी नर्व फाइबर लेयर की, उसमें डिफेक्ट्स आए। मैंने उसकी ट्रीटमेंट में थोड़ा सा एक ड्रॉप ऐड कर दिया। उसको मैंने 1 साल के बाद उसकी ओसीटी रिपीट की, तो आई वाज रियली हैप्पी टू सी कि उसके ओसीटी नर्व फाइबर लेयर्स पहले से बहुत कम हो गए थे। तो आई फेल्ट कि मेरा जो ट्रीटमेंट प्लान है वो बहुत अच्छा था, ओसीटी नर्व फाइबर लेयर उसकी वापस आ गई। तो किसी पढ़े लिखे ग्लोकोमा स्पेशलिस्ट ने मुझे कहा कि ओसीटी नर्व फाइबर लेयर डिफेक्ट्स इस तरह वापस नहीं आते, आप चेक कीजिए कि गलती कहाँ पर है। तो जब मैंने चेक किया तो जो SSI था वो पहले वाले में 4 था और सेकंड वाले में 7 था। तो देन आई रियलाइज्ड कि जो पहला था वो अनडायलेटेड प्यूपिल में था, दूसरा डायलेटेड प्यूपिल में था, लेकिन उसका मीडिया क्लियर था। तो आई वुड आस्क डॉक्टर सादिया फारूक टू एलैबोरेट कि इस सिनेरियो में क्या हम कर सकते हैं। Very well said. Thank you very much, Dr. Shahzad. Very well said that adequate pupil dilatation is required for a good quality OCT imaging, because this is the test on which we are going to rely our management plan. If you are unable to achieve that in a patient who pupil we cannot dilate, then we should not base our diagnosis and management plan according to that. And as you have just mentioned, we should be able to get a good SSI index. 4 by 10 not reliable, as good as we can. 9 by 10 best enough. And we have seen that we see thinning or red imaging in patients who have less dilated pupil, and when we dilate it well, then it disappears in the same sitting on the same day.
So it means imaging, this is called patient-related limitation of the OCT. There are other patient-related limitations as well, and undilated pupil is one of them. Then there are equipment-related limitations, and then we have the operator-related limitations. So OCT is a tool. We should be able to use it in a proper way, and then analyze it in a proper way, and then we can say that we have properly used it. If you are unable to obtain a proper dilatation of a pupil, then the best thing is look at the disc. Disc is the best evidence of glaucoma progression in glaucoma. If your disc is healthy and you have very healthy neuroretinal rim and you are seeing thinning temporally on OCT, but the temporal rim is very healthy, then they are not correlating with each other. If a patient is able to do a proper visual field, then rely on visual field rather than OCT imaging. So nothing matches the actual clinical picture that you see. एक चीज़ मुझे इसमें बताइए कि अगर वो पेशेंट को कैटरेक्ट आना शुरू हो जाए, so should we be following him up on OCT nerve fiber layer? The other patient-related limitations are even a vitreous opacity, or could be a posterior capsular opacification or lens opacity as well. All these will impair your test. So you have to see, again, I always analyze my patient's disc with the OCT and then the visual field. And if all these three correlate with one another, then I say that the OCT So it has to be a complete package, not one. So in and that media package, should be clear. Media should be clear. Okay. So in that package, I'm really confused about how I can balance that with the ganglion cell layer, engaging the progression of primary open angle glaucoma, or even for diagnosing it. So I would request Dr. Mahmood Ali to put some light on it. So. जैसे डॉक्टर सादिया ने बात की कि सबसे इम्पोर्टेंट ऑफ कोर्स आपकी क्लिनिकल असेसमेंट है। कोई भी इन्वेस्टिगेशन कितनी भी सोफिस्टिकेटेड क्यों ना हो, जब तक आपकी क्लिनिकल असेसमेंट नहीं होगी तो उस वक्त तक आप उसको प्रॉपर डायग्नोसिस आप गलत साइड पे भी लेकर जा सकते हैं। जब ओसीटी की हम बात करते हैं तो कॉम्प्रिहेंसिव ग्लूकोमा असेसमेंट की बात करते हैं तो हमें पता है होलिस्टिक इवैल्यूएशन चाहिए, जिसमें सबसे पहले हम क्लिनिकल इवैल्यूएशन है एंड देन रेलेवेंट इन्वेस्टिगेशन है। अब ओसीटी की जहाँ तक जिक्र है तो ओसीटी में काफ़ी सारे प्रोग्राम्स हैं। आरएनएफएल है, रेटिनल नर्व फाइबर लेयर, ऑप्टिक नर्व हेड है या मिनिमम रिम विड्थ है, मैक्यूला का है और जीसीसी या गैंग्लियन सेल लेयर है या गैंग्लियन सेल कॉम्प्लेक्स। अगर जो है आरएनएफएल और गैंग्लियन सेल और इसके साथ इनर प्लेक्सिफॉर्म लेयर को कर दें तो ये गैंग्लियन सेल कॉम्प्लेक्स है। अब रिसर्च एक बात पे तो एविडेंस है कि जो आरएनएफएल है वो सबसे ज़्यादा रिलायबल और रिप्रोड्यूसिबल इन्वेस्टिगेशन है इन सब में, क्योंकि आरएनएफएल से जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है वो बहुत ज़्यादा है। उसमें पूरे रेटिना की रिप्रेजेंटेशन है, नेजल, टेम्परल, इंफीरियर और सारे क्वाड्रेंट से। और फिर ये है कि उसमें जब हम स्ट्रक्चरल फंक्शनल रिलेशनशिप करते हैं, को रिलेशन, तो उसमें हम इजीली कर सकते हैं। लेकिन अब जो जीसीसी गैंग्लियन सेल कॉम्प्लेक्स या गैंग्लियन सेल लेयर, अब इसका ये है कि जो एविडेंस सजेस्ट करता है कि इट इज़ इसकी जो रिलायबिलिटी है इन टर्म्स ऑफ जो इसको डायग्नोसिस है कि वो तकरीबन इक्वल है। और इसमें नॉर्मल सब्जेक्ट का, जैसे ये मैंने एक आरएनएफएल दिखाया है और एक गैंग्लियन सेल लेयर की दिखाया है, तो इसमें देखेंगे दोनों आप बता रहे हैं कि नॉर्मल है। गैंग्लियन सेल का ये जो आप अगर हम देखें तो इसमें सेंटर में फोविया पे ये कम होता है, फिर ये जैसे जैसे ये लाइटर एरिया है ये यहाँ पे गैंग्लियन सेल मैक्सिमम होते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता गैंग्लियन सेल कम होते हैं, तो दोनों नॉर्मल शो कर रहे हैं। इसी तरह एक और केस है जिसमें हाँ ये हम देख रहे हैं कि इन्फीरियर, सॉरी ये इसमें टेढ़ा आ गया, ये इन्फीरियरली इस पर भी दिखा रहा है गैंग्लियन सेल लेयर कम है और यहाँ पे आरएनएफएल और मिनिमम रिम विड्थ, तो ये सारे एक दूसरे से कॉरेस्पॉन्ड कर रहे हैं। और ये एक एडवांस स्टेज ग्लूकोमा है जिसमें हम देख रहे हैं कि आरएनएफएल भी ड्रॉप कर गया है और ये सारा ऑलमोस्ट में डार्क एरियाज आते जा रहे हैं, गैंग्लियन सेल लेयर भी। तो तकरीबन जो है ये कोरिलेट करते हैं मोस्ट ऑफ द स्टेजेस में। अलबत्ता कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसमें ये लैक करता है गैंग्लियन सेल लेयर। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा कि स्ट्रक्चरल फंक्शनल रिलेशनशिप बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ग्लूकोमा को डायग्नोज करने में, स्पेशली पीओएजी, उसमें अक्सर आरएनएफएल ड्रॉप हुआ होता है, कम आती है। वो क्यों आती है कि जो हमारा आरएनएफएल का जो प्रोग्राम है वो एज्यूम करता है कि ये इमीट्रोपिक आई का टेस्ट हो रहा है,
जब मैं जो मायोप्स होते हैं उनके क्योंकि एक्सियल लेंथ ज़्यादा होती है तो जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा हो जाता है और वो जो सर्कल प्रोजेक्ट होता है रेटिना पे वो ज़्यादा वाइडर होता है और जैसे जैसे हम डिस्क से दूर जाते हैं तो RNFL ज़रा थिनिंग एरियाज आ जाते हैं उसमें, उस वजह से अक्सर जो है ये RNFL मॉडरेट और हाई मायोप्स से हमें कम मिलेगी। अब ये एक पेशेंट था जो कि 25 ईयर्स ओल्ड मेरे पास आया लास्ट वीक और इसको एक इदारे में फिटनेस चाहिए थी और सिर्फ इस वजह से उसको अनफिट किया जा रहा था। क्लिनिकल असेसमेंट कही थी कि इसको ग्लोकोमा नहीं, क्योंकि डिस्क हेल्दी थी अपेरेंटली और उसका प्रेशर 12 कोई ऐसा रिस्क फैक्टर भी नहीं था। अब इसमें अगर तो हम विजुअल फील्ड करवाए तो वो बिल्कुल नॉर्मल थे, बट अगेन इस पर डिबेट आती है कि नॉर्मल फील्ड है, OCT में डिफेक्ट्स आ रहे हैं तो हो सकता है प्री पेरीमेट्रिक ग्लोकोमा हो। तो इसमें फिर मैंने उसका गैंग्लियन सेल कॉम्प्लेक्स करवाया और मिनिमम रिम विड्थ करवाई। तो आप ये देखिए मिनिमम रिम विड्थ भी बिल्कुल नॉर्मल थी और गैंग्लियन सेल कॉम्प्लेक्स भी बिल्कुल नॉर्मल था। तो उसका एक एविडेंस था कि इसमें जो है वो ग्लोकोमा नहीं है, ये मायोपिक चेंजेस इसमें ज़्यादा हैं। तो मैं समराइज ये करूँगा कि गैंग्लियन सेल कॉम्प्लेक्स की सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी जो है ये कंपेरेबल है एज कंपेयर टू RNFL और ये ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है नॉर्मल टेंशन ग्लोकोमा में जिनमें जो फील्ड इफेक्ट्स हैं वो सेंटर के करीब करीब होते हैं, मायोप्स में जैसे मैंने डिस्कस किया, और टिल्टेड डिस्क में ये बड़ा हेल्पफुल हो सकता है क्योंकि इसमें जो है उस तरह ये टेस्ट इफेक्ट नहीं होता। हाउएवर इसके कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस क्या हैं? फॉर एग्जांपल इसमें स्ट्रक्चरल फंक्शनल रिलेशनशिप हम उस तरह नहीं कर सकते स्वाय सेंटर जो करीब करीब फील्ड इफेक्ट्स हैं उसके। और दूसरा यह है कि अगर कोई एपीरेटिनल मेम्ब्रेन है या मैकुलर पकर है तो उस पर यह हेल्पफुल नहीं होगा, उसमें हमें RNFL और बाकी चीज़ों पे। इन शॉर्ट ये है कि कोई भी इन्वेस्टिगेशन जितनी भी सोफिस्टिकेटेड है आपने पहले अपनी क्लिनिकल असेसमेंट करनी है और उसके बाद इन टेस्ट को अप्लाई करना है। ये सब कॉम्प्लीमेंट्री हैं, विजुअल फील्ड और जितने भी ये OCT के प्रोग्राम हैं उस अकॉर्डिंगली आपने डायग्नोज करना है और फिर उसको गाइड करना है। थैंक यू वेरी मच सर। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू डॉक्टर आयशा शकील। ये इतनी सेंसिटिव आपने करा दी, हमने क्लिनिकल असेसमेंट भी कर ली, हमने इतनी सेंसिटिव हाई क्वालिटी सही तरीके से कर भी ली, उसको हमने डायग्नोज भी कर दिया, फॉलोअप, तो फिर विजुअल फील्ड की क्या ज़रूरत रह जाती है? हमें कहते हैं 30% डैमेज होगा तो विजुअल फील्ड कराने की ज़रूरत है, तो 30% डैमेज का मैं क्यों इंतज़ार करूँगा? और अगर उसके बाद मैंने फॉलोअप करना है तो मैं इन चीज़ों पे क्यों ना करूँ, मैं विजुअल फील्ड क्यों कराऊँ? बिल्कुल ये बात आती है जहन में, लेकिन दोनों टेस्ट जो हैं वो दो डिफरेंट चीज़ें टेस्ट कर रहे हैं। एक जो है वो स्ट्रक्चरल टेस्टिंग कर रहा है, यानी जो स्ट्रक्चरल डैमेज हो रहा है इन योर रेटिना उसको आपकी OCT टेस्ट कर रही है, जबकि जो विजुअल फील्ड है वो फंक्शनल डैमेज को टेस्ट कर रहा है कि आपके जो गैंग्लियंस या नर्व फाइबर लेयर है उसके फंक्शन में कितना लॉस आ रहा है उसको टेस्ट कर रहा है। यू आर एब्सोल्युटली राइट कि इन प्री पेरीमेट्रिक ग्लोकोमा या अर्लियर स्टेजेस ऑफ ग्लोकोमा OCT इज़ मोर सेंसिटिव कंपेयर टू विजुअल फील्ड, क्योंकि विजुअल फील्ड लॉस कुछ अरसे बाद शुरू होता है एक स्पेसिफिक डैमेज होने के बाद। तो अर्लियर स्टेजेस में ग्लोकोमा डायग्नोज करने में OCT इज़ मोर सेंसिटिव, लेकिन जब हम फॉलोअप करते हैं और हम एक ख़ास एडवांस लेवल पे पहुंचते हैं तो वहाँ पे व्हाट हैपन्स इज़ कि एक ख़ास थिकनेस ऑफ रेटिनल नर्व फाइबर लेयर के बाद OCT जो है वो उसमें चेंजेस बहुत ज़्यादा नहीं बता रहा होता। सो व्हेन यू आर फॉलोइंग अप अ पेशेंट ऑफ एडवांस ग्लोकोमा उसमें मे बी OCT विल नॉट शो अप दैट चेंजेस, लेकिन जो फंक्शनल चेंज है वो विजुअल फील्ड के थ्रू पेशेंट बता रहा होता है और आपको सिम्टोमेटिकली भी बता रहा होता है कि मेरी नज़र तो कम हो रही है और हमें हर चीज़ OCT वाइज वैसी की वैसी लग रही है, बट व्हेन यू टेस्ट द विजुअल फील्ड एक्चुअली उसकी स्टोरी को सपोर्ट करता है कि उसकी जो है वो वाकई थोड़ा सा प्रोग्रेशन हो रहा है ग्लोकोमा का। सो इट डिपेंड्स। सो अर्लियर स्टेजेस ऑफ ग्लोकोमा में OCT इज़ मोर सेंसिटिव, बट एडवांस स्टेजेस में विजुअल फील्ड जो है दैट इज़ मोर सेंसिटिव इन चेकिंग द प्रोग्रेशन ऑफ ग्लोकोमा। और इसमें एक और चीज़ ये है, उसको हम बोलते हैं OCT फ्लोर इफेक्ट, विच मीन्स कि वो ऑप्टिक ये जो नर्व फाइबर लेयर है वो इतनी थिन हो गई है कि उसके बाद OCT की सेंसिटिविटी जो है टू पिक दैट फर्दर डैमेज वो कम हो गई है, उसको हम OCT फ्लोर इफेक्ट कहते हैं। सो वंस वो OCT फ्लोर इफेक्ट रीच हो गया है उसके बाद विजुअल फील्ड इज़ द ओनली टेस्ट जो आपको बताएगा कि जी प्रोग्रेशन हो रही है या नहीं हो रही है। सो इसलिए यस, विजुअल फील्ड इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज OCT इन। मैं छोटी सी मिसाल देना चाहता हूँ। It's not related, I mean indirectly related to glaucoma. I saw a patient 6 weeks ago.
35-year-old woman came from Gilgit. और वहाँ पे डॉक्टर ने देखा प्रेशर 28 वन आई, 22 अदर आई, जेलेटन पे डाल दिया, डिस्पेलर CD 0.9 और रेफर्ड टू अमानत आई हॉस्पिटल. सो आई गॉट दी OCT डन, टिपिकल रेड फ्लैग्स एवरीवेयर. और शुड आई स्टॉप हियर? एंड उसने मैंने प्रेशर चेक किया, वो जेलेटन 2-3 पहले भी डाली थी, नॉर्मल था. बट लुकिंग एट द वुमेन I was not satisfied. I thought there is something else. Looked at the disc, it was more paler than the cup. So I decided to go for visual field. वो visual field मैंने जैसे ही कराए, it was a typical bitemporal hemianopy that I have ever seen in my life. Got an MRI done, इतना बड़ा pituitary adenoma था वहाँ पर. So ये OCT आपको बहुत mislead कर सकती है, बहुत जगहों पे mislead करती है. So in that patient, did she have an adenoma concurrent with glaucoma? That is a different thing to be discussed. लेकिन OCT ये कह देना कि जैसे आयशा ने कहा कि स्टेज कम्स कि वहाँ पे वो थिन हो जाता है, उससे आगे उसका काम खत्म हो जाता है. थैंक यू सर. एक पेशेंट मेरे पास ऑनलाइन कंसल्टेशन ली, यंग लेडी थी. उसने कहा कि जी उसका उन्होंने कहा है कि एंगल क्लोजर ग्लोकोमा एंड दे हैव एडवाइज्ड अ क्लियर लेंस एक्सट्रैक्शन. तो मैंने सोचा कि यंग पेशेंट है, इसमें क्लियर लेंस एक्सट्रैक्शन की बजाय PI क्यों नहीं कर दी उन्होंने. तो आई वुड आस्क डॉक्टर सादिया फारूक कि आप बताइए कि इन दोनों ऑप्शंस में से यंग पेशेंट में स्पेशली विच ऑप्शन वुड यू प्रेफर? Thank you very much, Dr. Shahzad, again. Again, a very hot topic. Guidelines have been changed for narrow angle disease in last few years, and this has been made possible because of certain trials that have been successfully completed. First of all, we must know what type of patient you are dealing. Is it primary angle closure suspect, primary angle closure, or primary angle closure glaucoma? So I don't think we have time to discuss in detail, but all these mean that PSCS patient has no glaucoma, no high pressure. PSC has high pressure but no glaucoma. Laser iridotomy, according to guidelines, has its role in PSCS patients alone, primary angle closure suspect. Even ZAP trial has shown us that not every patient who has PSCS needs treatment. It's only symptomatic patient. They have labeled it as PAX+. PAX+ are symptomatic patients, high-risk patients, patients who have only eyed or who are very apprehensive, who cannot be followed, and other grads. So these can be treated. On the other hand, there is no point in treating every patient with PAX disease because they found that 4 out of 1,000 develop glaucoma in treated cases and 8 out of untreated. So it's a very low number. Very few patients develop the disease. Once your patient has developed high pressures because of the closure of the angle, then it means pathology has started in the angle. Now this patient is heading towards angle closure glaucoma, which is half of the world blindness. We will not let this patient develop synecdoche and develop a progressive disease that may end up in primary angle closure glaucoma. So this is the point we thought. And here, EAGLE trial has shown us that if pressure is higher than 13 patients who had PSC, then it was more cost effective and the patient needed less medication, and also patient related outcomes have improved when lens extraction was done in those patients as compared to laser iridotomy. So this is something we must think about it. So your question is if it's a young patient, definitely. If it is PSCS, do laser iridotomy. And observe the patient. If the patient develops PSC, that is rise in pressure, go for convince your patient. If we see the pathology of narrow angle disease, lens is the main thing that will help every mechanism of angle closure. Pupil block, lens-related mechanism and iris-related mechanism in the angle. So removing the lens will help the patient going downhill. Okay, EAGLE trial has also proved that those patients who have not developed synecdoche, they were just helped by lens extraction. But if the patient has developed synecdoche, they needed goniosynechial lysis as well. So why let our patient develop synecdoche in the angle and then probably lens extraction won't be helpful in that patient? Yes, sir. Thank you. I just wanted to add that gonioscopy in these situations can be very helpful, and particularly indentation gonioscopy, because if you do that and if you can open the angle by just indentation, then you can rethink what are you going to do. ऑक्यूलर हाइपरटेंशन, जब हमें कुछ समझ नहीं आ रही होती, चीज़ें आपस में कोरिलेट नहीं कर रही होती, तो हम उसको ऑक्यूलर हाइपरटेंशन का नाम दे देते हैं. सो आई वुड आस्क डॉक्टर आयशा शकील
what are your criteria for labeling a patient that yes, this patient is not a patient of primary open angle glaucoma but of ocular hypertension? जी, ऑक्यूलर हाइपरटेंशन जो है वो एक काइंड ऑफ काफ़ी वाइडली स्टडीड डिजीज़ है ग्लोकोमा उसमें. जनरली जो बाय डेफिनेशन ऑक्यूलर हाइपरटेंशन मीन्स कि कंसिस्टेंटली हाई प्रेशर हायर देन एन अ कट ऑफ वैल्यू ऑफ 21 millimeters of mercury without any structural changes in the optic nerve head and the visual field and the nerve fiber layer. तो यानी सिर्फ प्रेशर ज़्यादा आ रहा है, बाकी और कोई चेंजेस नहीं आ रही उस पेशेंट में. इसको डिफ्रेंशिएट करना फ्रॉम अर्ली ऑनसेट प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा वो ज़्यादा मुश्किल होता है. एंड देन उस टाइम पे वी हैव टू लुक फॉर वेरी सटल इनिशियल चेंजेस लाइक स्लाइट नॉचिंग, nerve fiber layer defects, vertical elongation of the cup. तो इस वो अगर साइंस आ रहे हैं और मे बी इनिशियल चेंजेस इन द विजुअल फील्ड्स और OCT, तो उसमें देन इट इज़ दी अर्ली प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा. अब क्वेश्चन ये होता है कि शुड वी बी ट्रीटिंग ऑक्यूलर हाइपरटेंशन और नॉट, क्योंकि मोस्ट important risk factors in progression to progressing to a primary open angle glaucoma is intraocular pressure, और ocular hypertensive में intraocular pressure ज़्यादा आ रहा है. तो क्या उसको हमें ट्रीट करना चाहिए या नहीं ट्रीट करना चाहिए? तो इसके लिए डिफरेंट स्टडीज़ हुई हैं काफ़ी, और काफ़ी एक्सटेंसिवली इस पे हुआ है. तो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टडी थी वो थी ऑक्यूलर हाइपरटेंशन ट्रीटमेंट स्टडी, जो कि OHTS जिसको कहते हैं, और उसके अलावा एक यूरोपियन प्रोग्रेशन ऑफ ग्लोकोमा स्टडी भी है, वो भी इसी पे हुई थी. एंड इन दोनों स्टडीज़ में उन्होंने बेसिकली पेशेंट्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया. पेशेंट्स हु आर कमिंग विद इंट्राओकुलर प्रेशर बिटवीन 24 to 32, इन OHTS में 24 and 32 इंट्राओकुलर प्रेशर वाले पेशेंट्स को दो रैंडमली ग्रुप्स में डिवाइड किया गया. एक को सिर्फ ऑब्जर्व किया गया और एक को उन्होंने ट्रीट किया विद मेडिकल थेरेपी. एंड इन 5 years दे फाउंड आउट कि जिनको ट्रीट किया गया था उनमें progressing to glaucoma was less. It was around 5.5% people only progressed to glaucoma, जबकि जिनको ऑब्जर्व किया था उसमें अराउंड 9.5% जो लोग थे वो प्रोग्रेस किए थे टू ग्लोकोमा. सो दैट वाज स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट, विच मीन्स कि अगर आप प्रेशर को लो करते हैं तो इसका मतलब है प्रोग्रेशन टू प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा जो है वो हॉल्ट हो जाता है. बट हैविंग सेड दैट, यहाँ पे क्वेश्चन ये अराइज हुआ कि जब आपने उनको फॉलो किया तो इवन जो ऑब्जर्व वाले पेशेंट्स थे उनमें अराउंड 90% को ग्लोकोमा नहीं हुआ. तो क्या उनको हमें वाकई ट्रीट करना चाहिए या नहीं? तो उस पर फर्दर रिस्क फैक्टर्स जो थे दे वर स्टडीड, और फिर उसमें यही हुआ कि इफ़ द पेशेंट हैज़ गॉट अदर रिस्क फैक्टर्स एज वेल, तो फिर यू कैन थिंक ऑफ डिस्कसिंग दैट विद द पेशेंट. एंड मल्टीफैक्टोरियल है कि वो डाल सकते हैं उनकी एज क्या है पेशेंट की, तो वो सारी चीज़ें आप उनके साथ कंसिडर कर सकते हैं. तो वो जो रिस्क फैक्टर्स डिस्कस हुए थे OHTS में और जो उसमें ऑब्जर्व किए गए थे, उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो था वो कॉर्नियल थिकनेस थी. So in OHTS they noted कि patients who have got corneal thickness less 555 micron से और उससे कम अगर है तो उसमें again likelihood of progressing into that primary open angle glaucoma group ज़्यादा था. जबकि वो पेशेंट्स जिनमें 560 से 580 वाले जो ग्रुप था, जो कि स्लाइटली थिकर कॉर्नियाज हैं, उनमें प्रोग्रेशन नहीं हुआ था. एंड अगेन उन्होंने स्पेसिफाई किया कि दिस लिंक इज़ नॉट लिंक्ड बिकॉज ऑफ द लो मेजरमेंट ऑफ द IOP जो कि थिन कॉर्नियाज के साथ होता है, बल्कि कोई और उसमें एलिमेंट्स हैं विच आर देयर जो कि थिन कॉर्नियाज के साथ आपकी आई में प्रोग्रेशन कर देते हैं टुवर्ड्स ग्लोकोमा. सो वन रिस्क फैक्टर वॉज कॉर्नियल थिकनेस, द अदर वन वॉज वर्टिकल कप टू डिस रेशो. अगेन दे नोटेड कि वर्टिकल कप टू डिस रेशो इवन 0.1 बढ़ने से परसेंटेज जो पेशेंट्स की थी प्रोग्रेसिंग टू प्राइमरी ओपन एंगल ग्लोकोमा वो ज़्यादा हो गई. इसी तरह आई थिंक पैटर्न स्टैंडर्ड डेविएशन उन्होंने चेक किया इन विजुअल फील्ड्स, और वो जिनका ज़्यादा था उनमें जो है वो प्रोग्रेशन ऑफ ग्लोकोमा जो है वो लाइकलीहुड था. तो इसलिए सर्टन क्या कहना चाहिए, रिस्क कैलकुलेटर्स अब डेवलप हो गए हैं ऑनलाइन, जिसमें यू ऐड द थिंग्स विच आर वो रिस्क कैलकुलेटर्स ऑनलाइन मौजूद हैं. आप वो पेशेंट से पूछे जाएं और उसके अंदर डालते जाएं और वो आपको बता देते हैं कि 5%
5 ईयर में कितने % लाइकलीहुड है इस पेशेंट के ग्लोकोमा डेवलप होने का। इसी तरह नाइस गाइडलाइन है जो यूके की, उन्होंने जो गाइडलाइंस दी हैं उसमें उन्होंने कहा है कि प्रेशर ऑफ 24 एंड अबव यू ऑफर SLT टू द पेशेंट, और अगर पेशेंट SLT रिफ्यूज़ करता है या किसी वजह से SLT उसमें कॉन्ट्राइंडिकेटेड है तो उस पेशेंट को आप एक प्रोस्टाग्लैंडिन एनालॉग ऑफर कर सकते हैं एंड यू कैन स्टार्ट ट्रीटमेंट एट प्रेशर अबव 24 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी। तो ये थिकनेस का, तो आई वुड वांट टू नो कि जिन पेशेंट्स में हमने लेसिक या PR किया हो या कॉन्टेक्ट लेंस वेयरर्स हों जिनमें थोड़ा कॉर्नियल एडीमा हो जाता है, प्रोफेसर इम्तियाज सर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि उनको किस तरह से अब हम मॉनिटर करें। I think this problem was not realized when we started doing refractive surgery. So I'm not a refractive surgeon, but I do see patients after refractive surgery. We must check their intraocular pressure. When you do a refractive surgery, either you do a PRK or you do a LASIK or a LASIK. So what are you doing is you are reducing the thickness of the cornea and you are flattening the cornea. So three things are happening. The corneal hysteresis goes down, the thickness of the cornea goes down, and then there is flattening of the cornea. So if you check intraocular pressure by gold applanation after refractive surgery, it tends to be lower. And वो ये कहते हैं कि जितने डॉप्टर की मायोपिया थी ये उसके बराबर अगर 6 डॉप्टर था तो 6 मिलीमीटर नीचे जाएगा। ये जेट के फार्मूले हैं। So it is very difficult, and Goldman applanation tonometer is not the right instrument to measure a pressure because you are measuring the central portion only. So they say that if there is a method you can measure the intraocular pressure in the periphery, that would be a better idea. And then the other pneumotonometers, they are not even good for this purpose. The best thing to measure an intraocular pressure after LASIK or refractive surgery is dynamic what is called contour DCT. That is the best method because it does not flatten the cornea in its mechanism. तो ये चीज़ें हैं कि after you've done the refractive surgery, you should be very very careful. पहली बात तो ये है, I mean as a glaucoma specialist, if I have to do a PRK or a LASIK, the first thing which is in my mind, apart from the scans and pentacam, is checking the intraocular pressure and checking the periphery of the retina for myopia. So one should be very careful choosing the instrument, how you are going to check the intraocular pressure, and it is going to go down. And if the patient has ocular hypertension, and then you are going to get false reading after the refractive surgery. So three things are happening. अब इसके formulas भी आ गए हैं कि how can you calculate the post refractive surgery. वो फार्मूला मैं ज़बानी आपको बता सकता हूँ कि उसमें आप डालते हैं कि कितने डायप्टर की मायोपिया थी और कितनी थिकनेस आपने एब्लेट की है, तो उसके साथ वो इट विल टेल यू कि इतना इंट्राओकुलर प्रेशर इस पेशेंट का बाद में होगा. बट थिंग्स टू रिमेंबर आर दैट द इंट्राओकुलर प्रेशर डज गो डाउन. यू गेट फॉल्स रीडिंग बिकॉज आपने स्टीरॉयड भी देने 4 हफ्ते उसको पोस्ट रिफ्रैक्टिव सर्जरी, तो उसकी वजह से भी इट कुड बी अ स्टीरॉयड रिस्पॉन्डर. So it's not an easy thing to do, but one must check intraocular pressure as good as possible they can do. थैंक यू सर. अभी आपने मेंशन किया था कि क्लिनिकल एवेल्यूएशन बहुत ज़रूरी है. कैंस्की में एक तस्वीर थी 0.3, 0.5, 0.7 बड़ी खूबसूरत, जिसको देख के फ़ौरन हमें समझ आ जाती थी कौन सी ग्लोकोमेटस है कौन सी नॉन ग्लोकोमेटस है. रियल वर्ल्ड सिनेरियो में इतने अच्छे हमें मिलते नहीं है, जो होते हैं वो ग्लोकोमेटस नहीं होते. अगर मायोपिक टिल्टेड डिस्क हो तो उसको मैं किस तरह से, डॉक्टर सादिया फारूक आप बताइए, उसको किस तरीके से हम कंफर्म करें कि इसकी जो प्रोग्रेशन हो रही है वो किस तरह हो रही है. Right. So again, myopic tilting disc is also a diagnostic dilemma. Again, as we go back to the glaucoma pathology, we know that why glaucoma occurs or why field defects appear. Basically, it's pressure of the intraocular pressure pressing on the disc at a certain area point, and then it produces arcuate scotoma. So if we just trace this arcuate scotoma, it goes from macular ganglion cell analysis, then to the retina, fibular, and finally to the rim.
So these are the three things we can check with OCT. We can check ganglion cell analysis, we can check RNFL thickness, and we can check minimum rim width, as Dr. Mahmood Ali has just mentioned. So if one of this thing is suspicious, like we have thinning around the optic disc, so we do not just rely on that, but correlate it with others. So I'll look at ganglion cell analysis more and minimum rim width. So this will be normal. So I'll use those two criteria, those two reliable ones, to monitor progression of diagnosed glaucoma or monitor progression in a patient with tilted disc. Similarly, if a patient has a disc drusen, it would be the same. If a patient has a myopic macular pathology, fovea plana is there, then the macular ganglion cell won't be very reliable. Then I would look at the RFL and the disc diameters more. So that's how we can rule out any chances of error in these patients. डिस्कस किया था नियोवैस्कुलर ग्लोकोमा, उसमें प्रॉब्लम्स होती हैं हमें. सिलिकॉन ऑयल बहुत कॉमन हो गया पास्ट प्लानर विट्रेक्टमी, कन्वेंशनल से अब हम दूर हटते जा रहे हैं और सिलिकॉन ऑयल बहुत ज़्यादा पेशेंट्स में डलता है. अगर सिलिकॉन ऑयल आप डालें और प्रेशर ऊपर चला जाए तो हमारे पास फिर क्या क्या ऑप्शंस हैं? डॉक्टर महमूद, आप इस पर अगर इलेबोरेट करें. हम मेडिसिन दें, ट्रैप करें, या रोसो रिमूव करें? उसको रिमूव करेंगे तो और इश्यूज आ जाएंगे, तो आप काइंडली इस पर थोड़ा सा बताइए. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सर, इसमें अगर हमारे पास एक पेशेंट आया है सपोज जिसमें सिलिकॉन ऑयल फील्ड आए है और प्रेशर सपोज 30 है या ज़्यादा है, जो भी है. अब इसमें सबसे पहले अगेन क्लिनिकल एवेल्युएशन मैटर्स, बिकॉज हर सिलिकॉन ऑयल फील्ड आए में अगर प्रेशर ज़्यादा है तो उसकी वजह सिलिकॉन ऑयल नहीं है. बाज़-औक़ात आए पहले से प्री डिस्पोज फॉर ग्लोकोमा भी हो सकती है. और दूसरा, ये वो आइज़ होती हैं, हमें याद रखना चाहिए, जिनमें कॉम्प्लिकेटेड रेटिनल डिटैचमेंट सर्जरी होती है. इनमें मल्टीपल सर्जरीज़ अक्सर पहले हो चुकी होती हैं. कोई कॉम्प्लिकेटेड कैटरेक्ट सर्जरी हो चुकी होती है, या डायबिटिक एंड स्टेज डायबिटिक डिजीज़ की वजह से इनमें विट्रेक्टमी हुई होती है. तो ये फैक्टर्स भी जहन में रखने चाहिए. और इसीलिए जो भी आए है जिसमें सिलिकॉन ऑयल फील्ड है, उसको डायरेक्टली रोसो की तरफ नहीं चले जाना चाहिए. सबसे पहले देखेंगे, उसके क्लिनिकल एवेल्युएशन करें, और फिर कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं सिलिकॉन ऑयल रिलेटेड जो डेफिनेट कॉज करते हैं प्रेशर इंक्रीज़. वो कौन कौन से हैं? अगर आए बहुत ज़्यादा ओवरफील्ड हुई है, अगर आप फंडस एवेल्युएशन कर रहे हैं और नीचे आपको मेनिस्कस नहीं नज़र आ रहा कि आपको सिलिकॉन ऑयल का, और लगे कि बहुत ओवरफील्ड है, तो उसकी वजह से, या और लेंस आयरस डायफ्राम ओवर फिलिंग की वजह से आगे को पुश हो गया तो उसकी वजह से हो सकता है, या सिलिकॉन ऑयल पूरा एसी में आ जाए और प्यूपल ब्लॉक कॉज कर दे, या इसके अलावा इमल्सिफाई सिलिकॉन ऑयल हो जाए और उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स ट्रेबेकुलर मेशवर्क में चले जाएं और उसको जो है वो एडवांस डैमेज कर दें. तो ये हो सकते हैं. अगर तो ये 3-4 सिनेरियो हैं तो उसमें तो डेफिनेटली आई विल इनको मेंशन करूँगा और रिक्वेस्ट करूँगा अपने जो रेटिना स्पेशलिस्ट हैं कि इन चीज़ों को कंसिडर करें और इसमें ये कॉज कर रहे हैं हाई इंट्राओकुलर प्रेशर, और मीनवाइल आई विल स्टार्ट मेडिकल थेरेपी. बट अगर ये 3-4 फैक्टर्स नहीं हैं जो कि डेफिनेटली मुझे लगे कि उनकी वजह से सिलिकॉन ऑयल ही कॉज है, तो देन उसमें फिर मैं अगेन एटलीस्ट मैं एक बार उनसे पूछूंगा ज़रूर अपने विट्रियो रेटिना स्पेशलिस्ट से कि उनका प्लान क्या है, रखना है ऑयल या निकालना है. क्योंकि बाज़ औक़ात हाई रिस्क केसेस होते हैं जिसमें वो चाहते हैं कि ये सिलिकॉन ऑयल स्टे करे, अगर उसको निकालेंगे तो फिर रीडिटैचमेंट का रिस्क है. तो अगर तो वो कहते हैं रखना है ऑयल को अंदर और रिमूव अभी नहीं करना और प्रेशर हाई है, तो देन आई विल चूज़ बिटवीन माइक्रोपल्स डायोड लेज़र और ट्यूब इम्प्लांट के. उसमें मैं ट्रैप इसलिए नहीं कंसिडर करूँगा कि ट्रैप सुपीरियरली करेंगे, और सिलिकॉन ऑयल अगर कल को इमल्सिफाई होता है तो वो अगेन वो हाइपरओलियम ऊपर की तरफ जाएगा और वो ट्रेबेकुलर मेशवर्क को ब्लॉक कर सकता है, या उसमें से आपके जो है वो सब कंजंक्टाइवल चला जाएगा. तो इन 2 केसेस में अगर तो ऑयल अंदर रखना है उन्होंने, तो आई विल कंसिडर ट्यूब इम्प्लांट या सेकेंड माइक्रोपल्स डायोड लेज़र उसमें कंसिडर किया जा सकता है. और ट्यूब इम्प्लांट के लिए जो आइडियल साइट इसमें आजकल बताई जा रही है, यूजली तो सुप्रोटेम्पोरली हम ट्यूब इम्प्लांट करते हैं, लेकिन इसमें इंफ्रोटेम्पोरली ज़्यादा बेहतर है, ताकि अगर सिलिकॉन ऑयल ऊपर को जाता है तो वो आपके ट्यूब में एंटर ना हो. और अगर विट्रियो रेटिना सर्जन उसको कहते हैं कि मैं कुछ अर्से बाद इसको निकालूंगा ऑयल को, तो और अगर मैं मीनवाइल प्रेशर को मैनेज कर सकता हूँ मेडिसिन से, तो दैट इज़ द बेस्ट. और हो सकता है कि ऑयल रिमूवल के बाद अगर प्रेशर ड्रॉप डाउन हो जाए, सर्जरी की ज़रूरत ना पड़े, तो बहुत अच्छा है. बट अगर ऑयल निकल गया है, थोड़े बहुत पार्टिकल्स फिर भी उसके वो एसी में होते हैं, उस पर फिर हम
तीनों ट्रैप, ट्यूब और माइक्रोपल्स डायोड लेज़र ये कंसिडर कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन विजुअल पोटेंशियल जो पेशेंट का है, या उसमें अफोर्डेबिलिटी भी डेफिनेटली ट्यूब में मैटर करती है, क्योंकि ट्यूब में 1.25 लाख का है तो उसको अगर हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता तो उसमें हम फिर ट्रैप विद एमएमसी, और उसमें वही जो हमारे पैरामीटर्स हैं कि उसमें हमने पोस्टीरियर फिल्ट्रेशन एम करनी है, उसके रिलीजेबल सूचर्स के साथ करें ताकि हम उसको पोस्ट ऑप टाइट्रेट कर सकें, और फिर और अगर नहीं बहुत एडवांस्ड ग्लोकोमा है, रिस्की है सर्जरी, तो माइक्रोपल्स डायोड लेज़र बड़ी अच्छी ऑप्शन है, उसको आप करें। और उसमें ना तो आई को ओपन करना है, ना उसमें बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होगी। हाँ, ये ज़रूर है कि आपको बाज़-औक़ात एक बार करने से जो आपका टारगेट आईओपी है वो अचीव नहीं होता, तो आप उसको रिपीट भी कर सकते हैं, 2-3 बार तक रिपीट कर सकते हैं, और माइक्रोपल्स डायोड लेज़र ऐसे केसेस में थैंक यू कंसिडर कर सकते हैं। 1 मिनट हमारे पास रह गया, वन लास्ट क्वेश्चन। अभी ये एक्चुअली प्रैक्टिकली हमें ये प्रॉब्लम्स फेस हुई, एलसीज बंद हो गई, दवाइयाँ आनी बंद हो गई, आज ये दवाई नहीं अवेलेबल, आज वो नहीं अवेलेबल। अब पेशेंट को हमने एंटी ग्लोकोमा पे डाला हुआ है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज विद टिमोलॉल या प्रोस्टाग्लैंडिन्स पे, और वो जो स्पेसिफिक उस कंपनी की दवाई डाल रहा है वो नहीं मिलती, तो क्या हम उसको दूसरी पे एग्जैक्ट उस सॉल्ट पे शिफ्ट करते हैं और करते हैं तो कोई प्रॉब्लम होगी उसको? मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, मैंने सबसे इम्पोर्टेंट बात ये नोट की कि जब अल्फ़ा गैन नहीं मिल रही थी, तो जब पाकिस्तानी अल्फ़ा गैन डाली गई तो उससे साइड इफ़ेक्ट बहुत कम हुए। अब ये नहीं पता कि इफ़ेक्ट भी हुआ है ये नहीं, ये मेरी ऑब्जर्वेशन। सर उसमें आईओपी कैसा रहा? ये मैंने थैंक यू वेरी मच। बिफोर अभी हमने शील्डें देनी है, एक अनाउंसमेंट है कि यहीं पे अभी इसके फ़ौरन बाद हमारा प्लेनरी सेशन होना है और उसके बाद इनाग्रेशन होनी है, तो आई वुड रिक्वेस्ट जितने भी डेलीगेट्स हैं वो उसको अटेंड भी करें। प्लस हमारा 8:30 बजे गोल्फ कोर्स में डिनर है, उसके कार्ड्स भी आपको यहीं पर ही देंगे। तो आई वुड रिक्वेस्ट प्रोफेसर अब्दुल कयूम, प्रेसिडेंट ओएसपी सेंटर, सर आप आ जाइए शील्ड्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। एंड द फर्स्ट शील्ड इज़ फॉर प्रोफेसर सैयद इम्तियाज़ अली, सर आप आ जाइएगा इधर। नेक्स्ट इज़ डॉक्टर महमूद अली। डॉक्टर आयशा शकील, उनकी पिक्चर आप में से कोई ले, चलिए स्वैप कर लें। एंड डॉक्टर सादिया फारूक। I thank all the participants, the delegates and the panel for a fruitful discussion. Thank you very much. Now I would request Dr. Amir Awan, the moderator of the plenary session, to take over.